नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर हिंदी दिवस का एक महत्वपूर्ण दिवस है। आप सभी को पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और यहाँ पे हम 13 और 14 दोनों दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उनकी थ्योरी देखेंगे, क्योंकि 13 तारीख को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो 13 सितंबर और 14 सितंबर दोनों ही दिनों के यहाँ पर हम आपके एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 सितंबर से यूपीआई, क्या बात हो रही है, 15 सितंबर से जो यूपीआई है इसकी भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी। ठीक है, जो इसकी भुगतान सीमा है वो बढ़ाकर सर कितनी कर दी जाएगी। देखिए अभी क्या होता है कि मैक्सिमम भुगतान सीमा जो है, अधिकतम कितनी राशि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम जो भुगतान सीमा है वो अभी रखी गई है कितनी, 1 लाख, है ना, 1 लाख की है। लेकिन अब ये बढ़ाकर कितनी की जा रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब ये बढ़ाकर आपकी 5 लाख कर दी जाएगी, लेकिन कब से, 15 सितंबर से। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की बात करते हैं। ठीक है, एनपीसीआई के बारे में बात करें तो एनपीसीआई ने कहा है कि 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, तो यूपीआई जो है इसकी भुगतान सीमा 1 लाख से सीधे सीधे बढ़ाकर, और ये कितनी कर दी जा रही है, यहां पर 5 लाख रुपए तक की जा रही है। ठीक है, अब से 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकेंगे, जैसे हॉस्पिटल का कर सकेंगे, टैक्स का भुगतान कर सकेंगे, एजुकेशनल का जो पेमेंट होगा वो कर सकेंगे, आईपीओ की पेमेंट कर सकेंगे, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है वो आप कर सकेंगे। तो इन सारी जगहों पे आप ये भुगतान कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक की सीमा तक का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया, वह निम्न में से किसको समर्पित है। तो देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया जो कि हमारे महात्मा गांधी जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, गांधी जी को। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, याद रखेंगे हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम याद रखिएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने राजघाट में गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया। आप सभी को पता है कि गांधी जी के जीवन में बदलाव लाने वाली घटना संबंधित जो रेल कोच वाली घटना थी, आप सबको पता है ना। तो गांधी जी के दर्शन को व्यावहारिक रूप से समझने के उद्देश्य से पुनर्निर्मित किया है। ये उद्घाटन महात्मा गांधी की यात्रा और उनकी स्थायी विरासत को याद करने के लिए करने का एक ऐतिहासिक क्षण है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि यह संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना होगा कि हम गांधी जी के दर्शन को अपने जीवन में आगे ले जाएंगे। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, दूसरी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज नई दिल्ली, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कहां की, तो भारत मंडपम की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, भारत मंडपम, भारत मंडपम कहां की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली की। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी आईसीएओ अर्थात भारत सरकार का अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन एशिया प्रशांत द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया जाएगा। ये जो पहला सम्मेलन था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग चाइना में हुआ था, और इस बार वाला आपका कहां आयोजित होने वाला है, नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहां पर होगा, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में एक अलग से लोकेशन बना हुआ है, मैक्सिमम जो कॉन्फ्रेंसेस होती है यही होती है, कहां पर, भारत मंडपम में। ध्यान रखेंगे कहां पर, भारत मंडपम में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा आज का, सितंबर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, याद रखेंगे राजीव रंजन सिंह, है ना, दिल्ली में किस योजना का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो आपने आपने यहां पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का आपके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह यही है इस विभाग के मंत्री। तो नई दिल्ली में मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का शुभारंभ भी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस योजना में मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से मत्स्य प्रतिनिधि प्रधानमंत्री, है ना, मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी मछुआरे और किसान भी यहाँ पर सारे उपस्थित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कौन से पोल की बात हो रही है, साउथ पोल की बात हो रही है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव से कितने सिस्मिक संकेतों की पहचान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। तो इनने अभी दक्षिणी ध्रुव में लगभग 250, कितने, लगभग 250 सिस्मिक
संकेतों की पहचान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। किसने? चंद्रयान-3 ने। याद रखेंगे किसने? चंद्रयान-3 ने। अब आपको एक कमेंट में आंसर करना है कि चंद्रयान-3 हमारा कब भेजा गया था, चंद्रयान-3 कब भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नियमों का पालन न करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? अच्छा देखिए, आरबीआई ने एचडीएफसी पर और साथ ही साथ एक और कौन सा बैंक है जिसके ऊपर जुर्माना लगाया है, ठीक है? तो एचडीएफसी के ऊपर तो लगाया है कितना? 1 करोड़ का जुर्माना, और एक दूसरा बैंक है जिस पर 1.91 सीआर का जुर्माना लगाया है। ये आपको आंसर बताना है कि ये बैंक कौन सा है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एचडीएफसी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया आरबीआई ने। बात करते हैं देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। आरबीआई के एक्शन के बारे में बताते तो केंद्रीय बैंक की ओर से एचडीएफसी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है ना। यहां भी जमा पर ब्याज, बैंक से जुड़ी रिकवरी एजेंट और बैंक कस्टमर सर्विस के लिए तय किए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया और इसीलिए एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाकर कार्यवाही की गई है, ठीक है। जोधपुर में आईडीएक्स, नाम याद रखेंगे, आईडीएक्स 24 एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? ये आपको आंसर बताना है किसके द्वारा किया गया। तो सर राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे रक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है राजनाथ सिंह, और जोधपुर में आपने आईडीएक्स 24 एक्सपो का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक अभ्यास तरंग शक्ति 24 के साथ ये मेल खाता है। 12 से 14 सितंबर तक चलने वाला आईडीएक्स भारतीय विमानन उद्योग की महत्वपूर्ण प्रगति और योगदान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, यहां पर पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अच्छा देखिएगा, ये हरित हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, कौन सा है? हरित हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। और ये कौन सा क्रम है? तो ये हमारा यहां पर दूसरा क्रम है। दूसरा हरित हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कब से? 11 सितंबर 24 को हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे 11 से 13 सितंबर 2024 तक ये आपका चलेगा। 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही इसका भी आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है? अच्छा देखिए, जनजातीय विश्वविद्यालय आईजीएनटीयू का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये कहां पर है? हमारे अमरकंटक में है। अमरकंटक मतलब कौन सा जिला है? अनूपपुर में है। अनूपपुर कहां पर आता है? ये एमपी के अंतर्गत आता है। यहां से नदी निकलती, कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करें हम यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक में, कहां पर? महाराष्ट्र के नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। महाराष्ट्र के नासिक में यहां राज्यपाल ने इस अवसर पर घोषणा की, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी छात्रों के विकास के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। कहां पर? नासिक जिले में। इसके पहले भारत में 2 केंद्रीय सरकारी आदिवासी विश्वविद्यालय संचालित है, जिसमें से एक है आपका आईजीएनटीयू और दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश का केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। इसके अलावा बाकी भी ऐसा नहीं है कि बाकी संस्थान नहीं है, जैसे आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय राज्य संचालित विश्वविद्यालय, जिनमें आदिवासी छात्रों के लिए पहले से रिजर्वेशन दे दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आदिवासियों के नाम पर ही है। तो ये जैसे आईजीएनटीयू है ना, और आंध्र प्रदेश का केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, इन्हें स्पेशलाइज मतलब मेनली इनके लिए, फिर बाकी अलग कैटेगरीज के लिए बाकी चीजें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अच्छा देखो सबको पता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब आंसर आपको करना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके कौन से चरण के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो भाई साहब इसका चौथा चरण शुरू हो गया है। कौन सा? चौथा चरण। चौथा चरण मतलब अगर हम बात करें तो 24-25 से लेकर, कब से लेकर साहब? 24-25 से लेकर और 28-29 तक का जो चरण कहलाएगा, ये हमारा फोर्थ फेज कहलाएगा। इसे जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये चरण कौन सा? तो साहब फोर्थ चरण कहलाएगा। इस योजना के पात्र 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण और नए संपर्क मार्गों पर पुलों के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका कुल खर्च कितना है? तो 70,125 करोड़ रुपए इसमें परिव्यय होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो साहब उन्होंने 132वीं वर्षगांठ मनाई थी। कौन सी मनाई थी? 132वीं वर्षगांठ मनाई थी, क्योंकि आपको पता है शिकागो में 1893 में, है ना,
क्या हुआ था? विश्व धर्म संसद में, कौन सा? विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की यहां पर 132वीं वर्षगांठ मनाई गई और मोदी जी ने कहा कि विवेकानंद जी के भाषण ने वैश्विक दर्शकों को भारत के एकता, शांति, भाईचारे के शाश्वत संदेश से उन्होंने परिचित कराया है। बात करें इनकी तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म हुआ था। ठीक है, फिर 1893 में विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दो फैक्ट्स को जरूर याद रखना है बस। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर का प्रश्न है, कितने वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ? अच्छा देखो, आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो ये तो 18-19 की योजना है ना, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, 18-19 के बाद की वही की योजना है, लेकिन इसमें 70 वर्ष से अधिक कितनी की बात हो रही है? अब अभी हाल ही की है ये न्यूज, याद रखेंगे, है ना। देखिए 14 अप्रैल 2018 को तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मोदी जी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से इस योजना की शुरुआत करी थी। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी लोगों को यहाँ पर शामिल करने की बात कही है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है कि भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम है इसका अल नजाह, क्या नाम है साहब? अल नजाह नाम है। तो अल नजाह का कौन सा संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हुई है? तो इसके 5वें संस्करण के लिए भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम है अल नजाह, नाम है अल नजाह, याद रखेंगे, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अल नजाह, और ये हमारा 5वां संस्करण हो जाएगा। 13 से लेकर 26 सितंबर 24 तक ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में ये आयोजित होगा। ठीक है, अभ्यास जो अल नजाह है 2015 में शुरू हुआ था, है ना। 15 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विबार से मतलब 2-2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण हुआ था कहां पे? राजस्थान के महाजन में, जो कि 4th एडिशन कहलाया था। ठीक है, इस बार 60 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी जा रही है यहां से और ये 5वां संस्करण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे कि सीताराम येचुरी, अब सभी को पता सीताराम येचुरी साहब बहुत फेमस, 12 सितंबर 24 को आपका दिल्ली में निधन हुआ, आप किस पार्टी से? तो देखिए हम बात करें सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से आपका संबंध है। 72 साल की उम्र में आपने अंतिम सांस ली है। ठीक है, आप सीपीआईएम के महासचिव रहे हैं, 92 से सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं, 2005 से 17 तक पश्चिम बंगाल के राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन इंडिया एसएफआई में भी शामिल हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में बाद में एक साल बाद 74 के बाद 75 में शामिल हुए थे, है ना, 1975 में। चलिए, सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया। तो रंगीन मछली ऐप क्यों, किसके लिए लॉन्च है? सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र में आएगी, जैविक मत्स्य पालन क्षेत्र में आएगी, बागवानी क्षेत्र में आएगी, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई साहब रंगीन मछली है, तो ऑब्वियसली रंगीन मछली का काम क्या है? खाने के काम में तो है नहीं, मतलब जैविक मत्स्य पालन तो है नहीं, है ना। तो सजावटी मत्स्य पालन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रंगीन मछली मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये हमारी किसके लिए? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है। ये ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो प्रशांति राम ने। किसने? प्रशांति राम ने 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। प्रशांति राम 32 वर्ष के हैं। ये इनकी पहली रचना है, 2023 के अंत में प्रकाशित की गई थी। कहानी का नाम ताना माना सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले तमिल ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों के इर्द गिर्द इसको बुना गया है ना। प्रशांति ने अपनी रचना को पुरस्कृत किए जाने पर कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि निर्णय लेने वालों ने 9 यार्ड साड़ीज में, है ना, खूबियां देखी, खासकर तब जब मैंने ये किताब अपने दिवंगत पिता की देखभाल करते हुए लिखी थी। ठीक है, तो ये इनको ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस, अच्छा एक चीज आपको बताना है भाई साहब, 17 सितंबर इतनी महत्वपूर्ण डेट है, तो ये 17 सितंबर को इतनी महत्वपूर्ण डेट क्यों माना गया है? 17 सितंबर को कौन सा ऐसा दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर का जो डेट है ये किसके, मतलब अगर देखो आपके यहाँ पे जो साहब है उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, अगर आप हाँ
पता हो तो बता देता हूं। राइट ऑप्शन यहाँ पे तेलंगाना बनेगा। तेलंगाना ने प्रजापालन दिवस मनाने की, है ना। इसी दिन 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। राज्य की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। 17 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाए। 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अब देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया था 2023 में भारत राष्ट्र समिति की सरकार में। किसकी सरकार में? भारत राष्ट्र समिति की सरकार में। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत आपको पता है, जब ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और पुलिस कार्यवाही के द्वारा 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था, क्योंकि वहां की जो जनता थी हिंदू थी और शासक वहां का निजाम था, और वो किसी भी रूप में यहाँ जो भारत संघ में शामिल नहीं कराना चाहता था। मतलब देखा जाए एक प्रकार से, तो जब वहां पे इलेक्शन वगैरह कराए गए, मतलब जनमत संग्रह कराए गए, तो जनमत संग्रह के द्वारा भी इसको शामिल नहीं किया जा सका। ये मतलब जनमत संग्रह हमने हैदराबाद में करा के देखा जाए, जनमत संग्रह हमने पहले करा लिया, लेकिन यहाँ की जब बारी आई तो हमें ये लगा कि भाई अगर हम यहाँ जनमत संग्रह भी कराएंगे ना, तब भी यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ की जनता जो है ज्यादातर मुस्लिम है और थोड़ी बहुत जनता हिंदू है, तो फिर ये भारत संघ में नहीं मिल पाएगा। तो अब चूंकि जोग्राफिकल वे पे अगर देखा जाए तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना शामिल नहीं, तो मतलब संभव नहीं था, लेकिन निजाम और वहां की ज्यादातर जनता चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ में मिले रहे, तो ऐसा संभव नहीं था, इसलिए वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद को हमारे यहाँ पर शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अमेरिकी मशीनरी निर्माता कैटरपिलर, अब सभी लोग जानते हो भाई साहब कैटरपिलर का क्या काम है, कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो याद मैं बात करूं, तमिलनाडु राज्य सरकार ने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने अमेरिकी मशीनरी निर्माता कैटरपिलर के साथ में समझौता कर लिया है ना। इन्होंने विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को बताया है कि कैटरपिलर के बीच एक एमओयू हमने हस्ताक्षर करने की घोषणा करी है, जो कि तिरुवल्लुर और कृष्णगिरी जिलों में निवेश करने की योजना बना रही है अमेरिका की कैटरपिलर कंपनी। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन 19 पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, देश भर में कब से कब तक मनाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान? अच्छा देखो, स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो साहब ये जो अभियान मनाने की बात चल रही है, ये चल रही है कब से कब तक? 4 ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन जो बनेगा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर। कब तक? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि सरकार 14 से अब तक 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर चुकी है, जिससे देश भर में 60 करोड़ लोगों को लाभ मिला है ना। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 40 लाख से अधिक गांवों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई, मतलब ओडीएफ फ्री हो गया है, ओडीएफ फ्री हो गया है। पाटिल ने कहा पिछले वर्ष इस आयोजन में 109 करोड़ से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कब से कब तक? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को दी जाएगी विशेष रियायत? मतलब जो अग्निवीर है ना, जो अग्निवीर वाले हैं वो लोग वहां से आके और पहले उनको प्रियोरिटी दी जाएगी वर्दीधारी सेवाओं में। कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा कर दिया? वाह भाई वाह, तो ओडिशा राज्य सरकार ने ऐसा कर दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशा राज्य सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन और आयु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ शारीरिक परीक्षण नहीं लेने का निर्णय लिया गया। फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, 10% अलग से इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जो हमारे ओडिशा गवर्नमेंट में अभी सीएम है, मोहन चरण मांझी, इनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्ध टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया? वाह, जोरावर। अब जोरावर किस सरकार ने, है ना, किस संस्था ने बनाया? तो जोरावर बनाया किस संस्था ने साहब? डीआरडीओ ने बनाया। इसने डीआरडीओ ने बनाया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। यह टैंक बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके, रेगिस्तानों में बहुत आसानी से जा सकता है, जो बहुत ज्यादा मतलब पीक वाला पॉइंट होगा वहां भी चला जाएगा, इवन रेगिस्तान में भी चला जाएगा। ये लड़ाकू टैंक और डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, 15 सितंबर को अपनी कौन सी वर्षगांठ डीडी नेशनल के द्वारा मनाई जाएगी? अच्छा, डीडी नेशनल आप सभी लोगों को पता है, बचपन में एक ही चैनल आप देखते थे, डीडी नेशनल। इसी में शक्तिमान आता था, इसी में गंगाधर शक्तिमान देखते थे ना, तो डीडी नेशनल वही चैनल है और 65वीं वर्षगांठ अपनी मनाएगा 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर को, यानी कि कल। फिर देखिए यहाँ पे 15 सितंबर 1959 को इस चैनल की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, डीडी नेशनल की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1959 को, और इसी की याद में 65वीं वर्षगांठ अभी यहाँ पर मनाए जाने की बात चल रही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाएफे
बसीरो दियोमाएफे, नाम याद रखो, देखो बसीरो दियोमाएफे, इन्होंने विपक्ष की बहुमत वाली संसद को भंग कर दिया। हेलो, राष्ट्रपति महोदय में ने जो अपोजिशन में जिनके पास मेजोरिटी थी उनकी संसद को ही भंग कर दिया। ये कौन से देश की बात हो रही है? सेनेगल। सेनेगल के राष्ट्रपति कहां के हैं? ये सेनेगल के राष्ट्रपति है ना। बसीरो दियोमाएफे, इन्होंने विपक्षी बहुमत वाली संसद को भंग कर दिया है। देश के संविधान के अनुसार संसद का चुनाव अगले 90 दिनों के भीतर अब होना चाहिए। राष्ट्रपति फे ने कल शाम एक टेलीविजन संबोधन में इसकी घोषणा की और मतदाताओं से उनकी पार्टी को जनादेश देने का भी आग्रह कर दिया है ना। 6 महीने ही चुनाव जीतकर सत्ता में राष्ट्रपति फे अभी आए थे, हाल ही में 6 महीने पहले ही आप सत्ता में। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के कौन से क्रम के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो जो बाइडेन जो है 21 सितंबर को कौन से है ना, जो क्वाड नेता है इनके कौन से क्रम के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो ये चौथे शिखर सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी करने वाले हैं। तो क्वाड नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी। नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य नेताओं का स्वागत करने के लिए वे जो बाइडेन उत्सुक है ना। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा, शिखर सम्मेलन क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब देखिए, क्वाड चार देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इसका ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया का है, जापान है उधर से, ठीक है, ईस्ट में, और फिर साउथ ईस्ट में चले जाइए तो सॉरी अमेरिका है, ठीक है, और साउथ ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से 4 देशों का हिस्सा है क्वाड देश। अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है, ठीक है, और इस बार अभी अमेरिका में हो रहा है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।